हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम 6 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पादप हार्मोन्स। टॉपिक का नाम है आपका पादप हार्मोन्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है पादप हार्मोन्स से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये क्लास 10th के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी पादप हार्मोन्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूं क्या होता है पादप हार्मोन्स। तो जैसा आप जानते हैं जितने भी पादप होते हैं, अभी हम पादप की ही बात कर रहे हैं, प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में वृद्धि भी होती है, आपको पता है, और विकास भी होता है। तो उनके अंदर वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पादप हार्मोन। दूसरा, ये जो पादप में बनते हैं एक निश्चित स्थान पर बनते हैं और एक उत्तक पाया जाता है जिसका नाम होता है संवहन उत्तक। तो संवहन उत्तक के द्वारा शरीर के इनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में संचरित होकर उनकी क्या कर देते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स का बेसिकली अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो मैं इसको लिख देता हूं आपको। तो हार्मोन्स का अर्थ होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो क्या करे, उत्तेजना उत्पन्न करे, उत्तेजित करे, उसको बोलते हैं हम हार्मोन्स। तो दूसरा पॉइंट हमने लिखा, पादपों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं हम पादप हार्मोन्स। तीसरा पॉइंट, ये पादपों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन उत्तकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं कि जो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। टॉपिक ये है आपके पास इनकी विशेषताएं, ठीक है। तो इनकी पहली विशेषता क्या होती है? सबसे पहला, इनकी प्रकृति कार्बनिक होती है। मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है, हार्मोन्स के अंदर, पादप हार्मोन्स के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन एक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दूसरा, ये बहुत कम मात्रा में, अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशील हो जाते हैं, इनकी ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेड़ पौधों के अंदर कितनी वृद्धि होनी है, कहीं ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए। जैसे गुलाब का फूल है, उसकी कुछ हाइट, गुलाब का पेड़ है उसकी कुछ हाइट होती है, वो बरगद के पेड़ के ऊंचा नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है, वृद्धि कितनी करनी है, उनको नियंत्रित करने का काम आपका पादप हार्मोन्स करते हैं। चौथा, ये जड़, तना और कलिका के शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक में बनते हैं। विभाज्य उत्तकों का एक प्रकार था शीर्षस्थ, यानी कि सबसे ऊपर पाया जाता था, ठीक है, उसमें पाया जाता है, उसमें बनता है आपके पादप हार्मोन्स। उसके बाद इनका जो वर्गीकरण है, इनको 2 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण। तो क्या वर्गीकरण है, जो आपके पास पादप हार्मोन्स हैं उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक, और दूसरा है वृद्धि निरोधक। वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि निरोधक, जैसे कि नाम से आपको यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, वृद्धि प्रवर्धक यानी कि वृद्धि दर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये क्या काम करते हैं, वृद्धि दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं। और इसमें आप देखेंगे ये क्या काम करते हैं, जो आपकी वृद्धि दर होगी, वृद्धि दर, उनको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वृद्धि दर को कम करते हैं, वृद्धि दर को ये क्या कर देंगे, कम। अब आप पूछोगे इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल आप हो सकते हैं, इसके उदाहरण, जैसे आपके पास ऑक्सिन, अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे इनके, क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। उसके बाद आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। ये आपके क्या हैं, वृद्धि प्रवर्धक हैं जो वृद्धि दर को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे वृद्धि निरोधक, जो वृद्धि दर को कम करते हैं, उसका नाम होता है, पहला उदाहरण इसका एथिलीन,
पहला क्या है, एथिलीन। दूसरा है एबिस्किस अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। अब हम इन सब के बारे में क्रमवार पढ़ेंगे, ये क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो इसी में हम सबसे पहला देखते हैं, अपना सबसे पहला हमारा हार्मोन्स है जिसका नाम है ऑक्सिन। ये पूछा जाता है अलग से 1 नंबर में भी, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो पादप हार्मोन होता है उसका नाम होता है ऑक्सिन। क्या नाम है इसका, ऑक्सिन, ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन जितने भी पादप हार्मोन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऑक्सिन सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण आपके पास होता है। दूसरा, पादपों के ऊपरी सिरे पर बनते हैं। तो जो ऑक्सिन है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का जो ऊपरी सिरा होता है, जैसे सीड्स हो गया, तना हो गया, इनमें ये बनते हैं। दूसरा, पादपों के क्या उपयोग होते हैं, पादपों के नहीं, ऑक्सिन के क्या उपयोग होते हैं। तो ऑक्सिन का पहला उपयोग है कि खेतों में खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। तो क्या होता है, इसके छिड़काव से जो खेत के अंदर खरपतवार है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। दूसरा, ये तनों, जड़ों एवं फलों में विवर्धन करते हैं। तो ये क्या काम करता है, ऑक्सिन जो पेड़ पौधों के तने होते हैं, जड़ होते हैं या फल होते हैं, उसमें विवर्धन यानी कि उनका फैलाव कर देता है। तीसरा, बीज रहित फलों जैसे नींबू, संतरा, अंगूर के निर्माण में। तो ये क्या काम करता है कि ऑक्सिन का प्रयोग करके हम कुछ फलों का निर्माण कर सकते हैं। कौन से फल हैं, जो बीज रहित होते हैं, जिसमें बीज नहीं होता, जैसे नींबू के अंदर बीज नहीं पाया जाता, संतरा के अंदर नहीं पाया जाता, और अंगूर के अंदर बीज नहीं पाया जाता। फोर्थ, इसके छिड़काव से फल पेड़ों से नीचे नहीं गिरते। तो क्या होता है, कुछ ऐसी समस्या होती है कि फल पकने से पहले ही या पकने के तुरंत बाद ही पेड़ पौधों से नीचे गिरने लगता है। तो जो माली होते हैं, वो ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि जो पेड़ पौधों से फल जुड़ा हुआ है वो थोड़ा लंबे समय तक पेड़ पौधों से नीचे नहीं गिरता। और फिफ्थ है, इसके लगाने से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे आप गुलाब की कमल लगाते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपने ऑक्सिन वहाँ पर छिड़काव कर दिया ऑक्सिन का, तो उसकी जड़ें जल्दी से निकल आएंगी। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद IBA, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल और इंडोल पायरुविक अम्ल। उसके बाद है बीटा नैफ्थलीन एसिटिक अम्ल, बीटा नैफ्थलीन एसिटिक अम्ल। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, सेकंड है हमारे पास। सेकंड का नाम क्या है, जिब्रेलिन। नंबर 2 हार्मोन्स है हमारे पास जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है। देखते हैं ये क्या काम करता है। तो जिब्रेलिन में हम देखते हैं कि ये पौधों के ऊपरी सिरों तथा जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण, उसके अंदर बनते हैं और उसी के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। मतलब क्या होता है, जो जिब्रेलिन होता है वो पेड़ पौधों के ऊपरी सिरे तथा भ्रूण में बनता है। दूसरा, खोज, इसकी जो खोज थी वो फारामोसा में हुई थी। कहाँ हुई थी, फारामोसा में। यहाँ पर हमने क्या देखा, एक फफूंद से संक्रमित धान का पौधा था। वो जो धान के पौधे थे, सामान्य उनकी जो लंबाई थी उससे बहुत ज़्यादा लंबे दिखाई दिए। तो जिब्रेलिन की खोज कहाँ हुई थी, धान के खेत में हुई थी। उसके बाद उपयोग, जिब्रेलिन के क्या क्या उपयोग होते हैं, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो जो आपका जिब्रेलिन है वो पेड़ पौधों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरा, पुष्पन की क्रिया जल्दी कराई जा सकती है। मतलब जिब्रेलिन के उपयोग से ऐसे पेड़ पौधे जिसमें पुष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है या शीघ्रता से नहीं होती, तो हम जिब्रेलिन का प्रयोग करके उसके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया जल्दी करा सकते हैं, उसके अंदर पुष्प को जल्दी से उगा सकते हैं।
दूसरा तीसरा, बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जिबरेलिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इसके द्वारा बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और फोर्थ, मटर, इससे मटर, सेम, टमाटर की पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं। तो जिब्रेलिन के प्रयोग से सेम हो गया, टमाटर हो गया और आपका मटर हो गया, इनकी पत्ती को चौड़ा किया जा सकता है आसानी से। तीसरा, थर्ड देखते हैं हम, साइटोकाइनिन। थर्ड जो हमारे पास हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स, उसका नाम है थर्ड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है। देखते हैं साइटोकाइनिन क्या होता है हमारे पास। देखिए, अब है आपके पास साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन था वो सबसे पहले आप देखेंगे कि यीस्ट से प्राप्त हुआ। सबसे पहले किससे मिला? यीस्ट से। इसके बाद में इसे मक्का के बीज और नारियल से भी प्राप्त किया गया। तो सबसे पहले साइटोकाइनिन यीस्ट में पाया गया, बाद में मक्का का बीज और नारियल। इसके उदाहरण हैं काइनेटिन, काइनेटिन, और दूसरा उदाहरण है जिएटिन। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है। तो जो आपका हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन, वो कोशिका विभाजन की जो गति होगी उसको क्या करता है? तेज करता है। दूसरा, पादपों में अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है, कि पेड़ पौधों के अंदर जो अंग बनते हैं उसके निर्माण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और थर्ड, जड़ अथवा तना अथवा दोनों को विकसित किया जा सकता है। तो साइटोकाइनिन के द्वारा जड़, तना या फिर दोनों को आप विकसित कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर, थर्ड था आपके पास ये, अब आया फोर्थ नंबर पर एबिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसके हम देखेंगे क्या उपयोग हैं। तो एबिसिक अम्ल ये एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। अब तक जो हमने पढ़े, देखिए ये कौन कौन से थे? दो टाइप के मैंने आपको हार्मोन्स बताए थे, एक वृद्धि प्रवर्धक जो वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, और एक वृद्धि निरोधक जो वृद्धि दर को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो एबिसिक अम्ल आपका एक वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होता है। क्या काम करता है? ये कोशिका विभाजन को रोक देता है, इसलिए कोशिका वृद्धि नहीं कर पाती, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। उसके बाद कांस एवं एडिकेट ने 1961 से 1961 से 65 में कपास के पौधों की कलियों से इसे अलग किया था। तो जो एबिसिक अम्ल है उसके खोजकर्ता कौन है? कांस व एडिकेट। इन्होंने 1961 से 65 में कपास का जो पौधा होता है उसकी कलियों से इसको क्या किया? अलग किया। अब इसके उपयोग देखते हैं। इससे पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। क्या होता है? जो एबिसिक अम्ल होता है, अगर आपने पेड़ पौधों पर इसको छिड़क दिया तो पेड़ पौधों पर इसे छिड़कने से क्या होता है? जो पत्तियों में जीवनता होती है, लिविंग होता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे उसका पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट हो जाता है और पत्तियां नीचे गिर जाती है। पहला। दूसरा, आलू के कंद बनाने में ये सहायता करता है आपका कौन? एबिसिक अम्ल। उसके बाद तीसरा, जब फूलों का खिलना होता है जिसको पुष्पन बोलते हैं, उसको क्या कर देता है? ये रोक देता है, इसलिए इसको वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं। और फोर्थ, कोशिका विभाजन व कोशिका को लंबा होने से रोकता है आपका कौन? एबिसिक अम्ल। तो ये इसके क्या थे? आपके पास उपयोग थे। उसके बाद फिफ्थ आपका एथिलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास एथिलीन। नंबर 5, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। तो एथिलीन क्या काम करता है हम देखेंगे। फिफ्थ,
एथिलीन। तो जो आपके पास एथिलीन है वो एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। तो पहला गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन्स। दूसरा, इसके जो खोजकर्ता थे बर्ग थे, 1962 में इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका है जो हर बार पूछा जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन्स। तो फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन होता है? उसका नाम होता है एथिलीन। कैसे फल पकाता है? जो एथोफोन होता है, एथोफोन एक यौगिक है एथोफोन, इसका रासायनिक नाम होता है 2-क्लोरो-इथाइल फास्फोरिक अम्ल। तो ये जो यौगिक होता है इससे एथिलीन गैस निकलती है। तो अब इस यौगिक को हम किसके ऊपर डाल देते हैं? इस यौगिक को मान लीजिए आम को हमें पकाना है, केला को पकाना है, अंगूर को पकाना है, तो उसके ऊपर इसको डाल दिया जाएगा जिससे वो क्या हो जाते हैं, पक जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये पक जाएगा। तो फल को पकाने वाला हार्मोन कहलाता है आपका एथिलीन। दूसरा, पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकना। ये तो पता ही है आपको कि ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है, ये लंबाई में वृद्धि को रोकेगा। दूसरा, ये भी आपको पता है कि पुष्पन यानी कि जो फूलों का खिलना होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन एक अपवाद है अनानास। अनानास में जो पुष्पन है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। बाकी सब में पुष्पन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और फोर्थ है, पौधे जो होते हैं, पौधों के अंदर मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर देता है आपके पास कौन सा हार्मोन्स, एथिलीन हार्मोन्स। तो इस तरह से आपके ये जो हार्मोन्स थे ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।